सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे लोग, आपकी कैजुअल में स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंड 6 विच इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ कवर अप करके चल रहे हैं क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम है और कुछ कॉन्सेप्ट्स दोनों ही चैप्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी न्यू रेशो, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो चलिए फटाफट से आप अपना रजिस्टर, पेन और बुक ले आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, जैसा कि अब हम सबको पता है कि जब भी हमारे पार्टनरशिप्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो चेंज होता है, चाहे वो रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स खुद चेंज करें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करके, या फिर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ या अमलगमेशन हो, इन सभी केसेस के अंदर हम कहते हैं कि हमारी फर्म हुई है रिकॉन्स्टिट्यूट। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो जब एक रिटायरिंग पार्टनर या फिर एक डिसीज पार्टनर उस फर्म के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करता है, तो उस टाइम पर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं उसमें उसका जो भी हिस्सा होता है हमें उसे बांटना होता है अपनी न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले। और इसी तरीके से जो लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स में भी उसका हिस्सा होता है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक आउटगोइंग पार्टनर को किस तरीके से उसके प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर किए जाते हैं। सो बच्चों, अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, जैसे कि हमारे पास जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या हमारे पास कोई कंटीजेंसी रिजर्व है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है, तो ये सारे प्रॉफिट्स, ये सारे लॉसेस हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स हैं वो हमारे कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करने वाले हैं और हम कर रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स कि हम यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स, रिजर्व्स को खत्म करके अपनी जो न्यू पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नई बैलेंस शीट के अंदर ये वाले अमाउंट्स जो हैं वो अपीयर नहीं करेंगे। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी एंट्री रहती है रिजर्व्स प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने ओल्ड लिखा है, आपको हो सकता है कि बुक में ऑल लिखा हुआ दिखे, और ये बात मैंने चैप्टर नंबर 3 से ही आपको बता दी थी कि बच्चे मैं किसी चीज के बारे में जो आपको एक बात बता दूंगी, हर चैप्टर में मेरी स्टेटमेंट बदलेगी नहीं। कभी आप गेनिंग और जब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखा, वहां भी मैंने आपको यही एंट्री समझाई, एडमिशन में भी मैंने आपको यही एंट्री बताई, आज मैं आपको डिसीज पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर के लिए भी यही एंट्री बता रही हूँ, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि अभी ही तो रिटायरमेंट हुई है, अभी तो उस पार्टनर की डेथ हुई है, अब तक तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट था ना वो। तो हमारा जो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें इस रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर का शेयर भी आपको गिवन होगा। इसका मतलब अब तक तो वो पुराना ही पार्टनर है। नए एग्रीमेंट के साथ जब हम शुरू करेंगे तो न्यू पार्टनर्स हमारे बनेंगे, बट अभी वो भी हमारे लिए एक ओल्ड पार्टनर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड पार्टनर्स, और इसे आप बांटेंगे उसकी ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चे, अब जो वर्कमैन कंपेंसेशन है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसका ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको उसको अभी समझना है, यानी कि कोई बच्चा अगर ऐसा है जो आज ही इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है पहली बार, उसे नहीं पता कि WCR और IFF का क्या इफेक्ट होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने, तो लॉसेस ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करने वाली है, तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स। अभी लॉसेस किस फॉर्म में हो सकते हैं बच्चे? ये लॉसेस हो सकते हैं आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में अपीयर होता है, या फिर हमारे पास डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो वो यहाँ पर आपको राइट ऑफ करने होते हैं। तो ओल्ड रेशो में ही आप इस काम को करेंगे। एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपको कैपिटल की प्लेस पे क्या यूज करना है? करंट अकाउंट। ठीक है, ये तो अब अंडरस्टूड है।
बट समटाइम्स अब क्या होता है, ये तो हमने कहा कि हमने बुक वैल्यूज चेंज कर दी, हमारी बैलेंस शीट में जो भी पुरानी चीजें थी वो हमने पुराने पार्टनर से बांट दी उनकी पुरानी रेशो में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि नई बैलेंस शीट में अब ये प्रॉफिट लॉसेस नहीं दिखने वाले हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहीं के यहीं इसको बांट के खत्म करते हैं। बट बच्चे, अगर कोई पार्टनर ये चाहे कि हम क्यों अपनी न्यू बैलेंस शीट को चेंज करें, हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। जो पार्टनर जा रहा है हम उसको उतने ही शेयर से कॉम्पेंसेट कर देते हैं, जो उसका शेयर है सिर्फ उसको उसका शेयर हम दे देते हैं, हम कॉम्पेंसेट कर देते हैं, और उसके बाद हमारे जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर हम ये सेम वैल्यूज को शो कर देंगे, विच मीन्स दे डोंट वांट टू चेंज द बुक वैल्यूज। वो चाहते हैं न्यू बैलेंस शीट में इन सारी चीजों को दिखाना, तो ऐसे में हमें पास करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री नेट इफेक्ट के साथ। तो अगर आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव बैलेंस निकल कर आता है, क्योंकि आप पॉजिटिव बैलेंस में क्यों कह रही हूँ बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट्स लॉस दोनों का एक नेट इफेक्ट निकालते हो, तो अगर वो नेट इफेक्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आप एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइकवाइज अगर वो बैलेंस नेगेटिव निकल आता है आपका नेट इफेक्ट का, तो आप एंट्री को रिवर्स कर देंगे। इन दैट केस द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द गेनिंग पार्टनर, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गेनिंग को डेबिट और यहाँ पे हमने गेनिंग को क्रेडिट क्यों किया, उसका सिंपल सा रीजन यही है कि नए पार्टनर के जाने की वजह से किसी ना किसी को फायदा होने वाला है, तो जिसको फायदा हो रहा है वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या मैं कहूँ आउटगोइंग पार्टनर। अगर आप इसके अंदर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आउटगोइंग पार्टनर क्या है, बच्चे आउटगोइंग पार्टनर इज ऑलवेज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आप चाहें तो यहाँ पे अलग कलर से आउटगोइंग पार्टनर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आउटगोइंग पार्टनर को क्रेडिट ही करना है, क्योंकि वो बच्चे सेक्रीफाइसिंग ही होता है। तो यहां पर भी आप लिख लीजिए आउटगोइंग पार्टनर हमारा हमेशा सेक्रीफाइसिंग होगा ही होगा। उसके अलावा हो सकता है कभी कभी कोई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो होता है वो भी सेक्रीफाइस कर जाए। तो यही रीजन है कि हमने गेनिंग को डेबिट किया और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। लाइकवाइज भाई नेगेटिव बैलेंस आया, नेगेटिव बैलेंस आएगा मतलब क्या है, अब हमें आउटगोइंग पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से पैसा लेना है, तो इसलिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को क्या करता है, कॉम्पेंसेट करता है। अब आप इसे कौन सी रेशो में बांटेंगे बच्चे, जब एडमिशन में थे ना तो मैंने आपको ये बोला था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप इस चीज को बांटो। क्यों? क्योंकि वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकालनी पड़ती है गुडविल के लिए, वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एडमिशन की वजह से किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना होता है। लाइकवाइज जब मैं आपको रिटायरमेंट और डेथ में ये कहूंगी कि आप यहाँ गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि आप गुडविल के लिए ऑलरेडी गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे ही, तो उसी में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है बच्चे, सो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, बहुत फटाफट से आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। ठीक है, सो चलिए इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 5.73 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। सो क्वेश्चन इज X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2024. On the date of Z's retirement, following balances existing in the books of the firm. जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है डेबिट बैलेंस विच इज 30,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 which was no more required, which means कि हमारे पास इस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए कोई लाइबिलिटी कोई क्लेम नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है हमारे पास 20,000 का, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। सो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में डिटेल्स सारी यही थे कि XYZ हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, Z की रिटायरमेंट हुई है। अब Z के रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास ये कुछ फंड्स और कुछ रिजर्व्स, कुछ प्रॉफिट्स और लॉस का हमारे पास बैलेंस है, तो हमें इनके लिए एंट्री पास करनी, जर्नल एंट्रीज। दैट मींस वो चाहते हैं कि आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्होंने किसी एडजस्टमेंट की बात हमसे नहीं करी। अब मेरे पास है यहाँ पे जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या हमारे लिए, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की आप एंट्री क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, आपने पढ़ा है ओल्ड पार्टनर्स। तो बच्चे देखो ये हमारी ओल्ड रेशो तो है, अब तक हमारा Z जो है वो भी तो हमारा ओल्ड पार्टनर ही था, तो यहाँ पर आप इस रेशो में इन तीनों के बीच में ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट एंड टू Z's कैपिटल अकाउंट। कितने का जनरल रिजर्व बांटेंगे आप, पूरा जनरल रिजर्व बांटेंगे
1,80,000 का कौन सी रेशो में बांटेंगे बच्चे? 3:2:1। सो बच्चे ये आएगा आपका 90,000, 60,000 और 30,000। अगर आपको याद रखने के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो 1,80,000 इंटू 3/6, 1,80,000 इंटू 2/6 एंड 1,80,000 इंटू 1/6। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री पे अगर हम आए तो नेक्स्ट एंट्री है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है डेबिट बैलेंस। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ये होता है हमारे लिए लॉस। तो लॉस हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करते हैं। तो इन दैट केस यू विल डेबिट ऑल द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 30,000। तो इस 1000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में, अपनी ओल्ड रेशो में ही। तो ये आएगा आपका 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, बहुत इजी है, पहले आप सब कुछ पढ़ चुके हैं ये। अब हमें बांटना है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। पूरा हमारे लिए एक फ्री रिजर्व है, तो इसको भी जब आप बांटेंगे तो ये हमारे लिए रिजर्व का पार्ट है, तो ये आप जाएगा डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, कितना बांटना है हमें? 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगेन इसी रेशो। सो बच्चे ये आएगा आपका 12,000, 8,000 एंड 4,000। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या इस फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ईपीएफ हमारे पास इकलौता ऐसा फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसे आप कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे किसी भी चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी होती है। ये हमारे एम्प्लॉइज के लिए है, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट का पार्ट नहीं है कि जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। ठीक है, तो इसकी हमें किसी भी तरीके की जर्नल एंट्री नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमारी तीनों एंट्रीज हो चुकी हैं। अब बच्चे अगर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे आप रिजर्व लिख लीजिएगा, लिखना रह गया था। यहाँ पे हमारे पास ये भी रिजर्व था, ये भी रिजर्व था, मतलब दोनों ही प्रॉफिट्स के पार्ट थे। तो आप चाहते तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करा दिया है। अब मैं आपको इसी का एक एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन करा देती हूँ। बच्चे अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक्स, वाई एंड जेड वर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म on 31st March 2024 the balance sheet was as follows। अब यहाँ पे लाइबिलिटी दे रखी है, एसेट्स दे रखे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास। On the above date Z retires from the firm and X and Y decided to share the future profits in the ratio of 3:2। तो which means कि आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दे रखी है X और Y की, क्योंकि Z की हो गई है रिटायरमेंट। Partner decides to show the accumulated profit, losses and reserves in the balance sheet of the reconstituted firm at their original value। अब ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ पर लिखा है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्लियरली कि आपके पास इस बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं या लॉसेस हैं या फिक्टिशियस एसेट्स हैं, आप अपने ओरिजिनल वैल्यू पे ही शो करेंगे। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स। यहाँ पर हमसे पूछे भी क्या है? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो दैट मीन्स ये वो वाला केस है जहां पर हम बुक वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। अब हम देखें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है 26,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 32,000। बट इसको करने से पहले एक बार नीचे हमने चेक करना था कि कोई लाइबिलिटी तो नहीं है इसके अगेंस्ट। तो क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है, कोई ऐसी लाइबिलिटी मुझे नहीं मिली है। उसके बाद आप इधर देखें एसेट साइड में, तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 11,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है हमारे पास यहाँ पे 2,000 का। ठीक है, तो जो एसेट साइड की चीजें हैं वो लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लिए नेगेटिव अमाउंट्स है। उसी तरफ जो रिजर्व्स हैं हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंसेस को शो करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट्स का पार्ट है। तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर मैंने सारी डिटेल लिख दी है कि हमारे पास एक्स वाई जेड अभी पार्टनर्स थे, इक्वली शेयर कर रहे थे, जेड ने रिटायरमेंट ली, उसके बाद न्यू रेशियो हमारी 3:2 रहेगी एक्स और वाई के बीच में। ये है हमारे पास जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स और लॉसेस थे। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व एक पॉजिटिव बैलेंस है, तो इनका अगर मैं टोटल करूं तो ये है हमारे पास टोटल 58। वहीं पे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास क्योंकि एसेट साइड में था तो वो हमारे लिए लॉस होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी हमें राइट ऑफ करना होता है तो ये भी एक तरीके से लॉस है। बेसिकली यहां हम निकालने वाले हैं नेट इफेक्ट, तो ये है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। अब यहां पर आप देखें तो नेगेटिव बैलेंस है हमारे पास 13,000, तो अगर मैं 58,000 में से 13,000 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 45,000 का नेट इफेक्ट आता है, विच इज नेट पॉजिटिव इफेक्ट है ये। तो पॉजिटिव बैलेंस अगर आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो अगर हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, वहीं पे अगर हमारे पास न्यू रेशो नहीं होती तो हम डायरेक्टली गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते थे। अब x की जो न्यू रेशो है हमारे पास वो है 3/5 और ओल्ड रेशो है इसकी 1/3। आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर 15, सो 9 माइनस 5 ये आएगा आपका 4/15। तो यहां पर आप देखें उसका न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस ये गेन कर रहा है। उसी तरीके से y की जो हमारी न्यू रेशो है वो है 2/5, ओल्ड रेशो है 1/3। आप यहाँ भी एलसीएम लेंगे 15, 6 माइनस 5 ये आ गया आपका 1/15। न्यू शेयर 6 है, ओल्ड शेयर 5 था, तो ये भी हमारा गेन कर गया। आप चाहे तो z के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि z हमारी न्यू पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है तो उसका तो कोई न्यू रेशो नहीं है। अब यहाँ पर आप उसकी ओल्ड रेशो देखें तो वो 1/3 थी। अब यहाँ पर सीधी सी बात है ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो छोड़कर जा रहा है फर्म। तो इसीलिए बच्चे मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर होता है वो हमेशा सेक्रीफाइस ही रहेगा। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो निकल कर आई है x और y की 4:1। तो यहाँ पर हम एंट्री लिखेंगे अब x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z's कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब कितने अमाउंट से, क्या मैम पूरे 45,000 से हम इसको एडजस्ट करना है? नहीं बच्चे, ये 45,000 तो हमारा टोटल इफेक्ट है, हमें यहाँ पर सिर्फ देना है z को उसका शेयर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सिर्फ z का शेयर, विच इज 45,000 इंटू 1/3। तो it comes out to be 15,000 and you will have to distribute this 15,000 into gaining ratio। क्या आएगा 15,000 into 4/5 और यहाँ पर आप लिखेंगे 15,000 into 1/5, तो 12,000 and 3,000। बस हो गया आपका काम। तो एडजस्टमेंट एंट्री करना भी हमने सीख लिया। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, पॉजिटिव के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव के लिए सेक्रीफाइस टू गेन। डिस्ट्रीब्यूशन करना था तो वहां हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी करके देख लिया है। तो बस इतना सही आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस को। मेन हम ऑलरेडी इसको चैप्टर नंबर 3 और 4 में बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, डेथ में आपको ना इस तरीके के क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलेंगे। डेथ में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ना रिवैल्यूएशन पूछा जाता है। डेथ के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ अपने टाइप्स हैं, वो वाले क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर कभी पूछ लिया डेथ के केस में भी तो आपको यही काम करना है वहां पे भी। ठीक है बच्चे, सो अब मैं आपको समझाती हूँ रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। सो बच्चों अब पढ़ते हैं हम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। आपने रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस और हमारा जो फिक्टिशियस एसेट है उसका ट्रीटमेंट सीख लिया है। उसका ट्रीटमेंट सीख लिया तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहली बात बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम करते क्यों हैं? To find out the gain or loss arising out of change in value of assets and liabilities at the time of reconstitution of firm। विच मीन्स कि हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है फर्म का तो उस टाइम पे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो उस वैल्यू चेंज हो जाने की वजह से या तो हमें फायदा होगा या नुकसान। अब जब कोई एक पार्टनर जा रहा होता है फर्म छोड़कर, मतलब जो भी हमारा आउटगोइंग पार्टनर होता है, चाहे वो रिटायरिंग हो चाहे डिसीज पार्टनर हो, उसका भी हिस्सा बनता है उस एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से होने वाले गेन और लॉस में, क्योंकि अब तक वो इस बिजनेस का पार्ट था। तो अगर वैल्यू चेंज हो भी रही है तो वो उसके एफर्ट्स की वजह से भी थी। तो यहाँ पर आपका फर्ज बनता है उसको उसका प्रॉफिट या अगर कभी लॉस भी होता है तो वो आप उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसीलिए हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम इसे बनाते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, वही कि हमें बुक वैल्यू चेंज करनी है या नहीं करनी। हम नई बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज के साथ जाना चाहते हैं
हम अपनी नई बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। तो मुद्दा यहाँ पर भी वही है कि अगर आपको वैल्यूज चेंज करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको न्यू वैल्यूज के साथ ही, रिवाइज्ड वैल्यू के साथ ही आपको अपनी नई बैलेंस शीट को बनाना है, तो इन दैट केस यू विल ओपन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल तो आप सभी जानते हो कि जितने भी हमारे लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं वो होते हैं डेबिट, और जितने भी हमारे इनकम या गेन्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्रेडिट। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को अगर बहुत सिंपल तरीके से समझें तो जब भी कभी नुकसान हो या कोई खर्चा तुम्हारा बढ़ रहा हो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टाइप, तो आपने रीवैल्यूएशन को करना है डेबिट। और अगर कभी आपको कोई फायदा होने जा रहा हो एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से, तो आप करेंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। तो एंट्रीज बहुत सिंपल सी हैं। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम होती है, नुकसान है। लायबिलिटी की कोई एसेट की वैल्यू कम होती है, नुकसान है। अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है, नुकसान है। कोई एक खर्चा आपको अचानक से पे करना पड़ जाता है, नुकसान है। तो उन सभी नुकसानों के लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जिसकी भी वैल्यू में चेंज आया होगा, चाहे वो एसेट है, लायबिलिटी है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई खर्चा अचानक से आ चुका है, तो उन्हें आप करेंगे क्रेडिट। ठीक है। यहाँ पे वो खर्चे ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, कोई वर्कमैन कंपेंसेशन पे करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस है तो वो खर्चा, बट वो कहीं ना कहीं हमारे एसेट को अफेक्ट करेगा। अगर आप कोई वर्कमैन कंपेंसेशन पे कर रहे हो तो आप कैश से पे करोगे, तो आपका कैश या बैंक रिड्यूस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप क्रेडिट ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए रिवैल्यूएशन को किया हमने डेबिट। वहीं पे अगर अभी कोई इनकम हो रही है, गेन हो रहा है ड्यू टू एसेट्स और लायबिलिटीज, तो एसेट का बढ़ जाना फायदा है, लायबिलिटी का घट जाना फायदा है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट का आ जाना फायदा है, एक्रूड इनकम आ गई हमारी, कोई एसेट होती है एक्रूड इनकम भी हमारी, तो वो भी हमारा फायदा है। तो फायदों में रीवैल्यूएशन को करोगे क्रेडिट, और जिनकी वैल्यू चेंज हुई है उनको आप करेंगे डेबिट। सो इनकम और गेन्स के लिए देखो आपने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। अब इन वैल्यू के चेंज हो जाने की वजह से फायदा या नुकसान होगा, तो कैसे पता चलेगा? फायदों को क्रेडिट करते हो और लॉसेस को डेबिट करते हो, तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो आपको गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है, तो आप एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सब में बटेगा जो अब तक पुराने पार्टनर थे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। उसी तरीके से अगर डेबिट साइड बड़ी आती है, नुकसान की साइड बड़ी आती है क्रेडिट साइड यानी कि फायदों की साइड से, तो आपको लॉस है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन ओल्ड रेशो में। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपका फायदा हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे, नुकसान हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे। सो ये तो तब है जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, वैल्यूज चेंज करनी है। बट अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो इन दैट केस आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, एक नेट इफेक्ट निकालना होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली एक नेट इफेक्ट निकालेंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप इजीली उस नेट इफेक्ट को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वो नेट इफेक्ट पॉजिटिव दिखे तो वो आपके लिए गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, बट वही नेट इफेक्ट अगर आपको नेगेटिव दिखे तो वो आपके लिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। और ये कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी अभी आपको रिजर्व्स में समझा चुकी हूँ कि क्यों गेनिंग को डेबिट, क्यों यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग को डेबिट किया जा रहा है, और क्यों हम गेनिंग रेशो में ही इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। सो ये तो बिल्कुल सेम है हर जगह पर कि पॉजिटिव के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव के लिए सैक्रिफाइसिंग टू गेन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि वैल्यू चेंज करनी है तो रिवैल्यूएशन से करनी है, नहीं करनी है तो पार्टनर्स आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो बस हम इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पहले एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन। Sangeeta, Sarosh, Shanti are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Shanti retired and on the date of her retirement, following adjustments were required. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 ट्रांजेक्शंस हैं जिसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमें जस्ट पहले ये ध्यान रखना है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या लाइबिलिटीज की बढ़ रही है, या एसेट्स की घट रही है, लाइबिलिटीज की घट रही है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। उन्होंने कहा कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू 12,000 से इंक्रीज हो गई है।
तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई। और फायदों में हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट, और एसेट्स के बढ़ने पर उनको करते हैं डेबिट। सो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्योंकि लिखा है बाय, यानी कि इतने से ही बड़ी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 12,000 लिखेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 10,000। अब यहाँ पे आपके एक एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से आपको होगा नुकसान। तो नुकसान में हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन को डेबिट, और एसेट कम हो जाने पे हो जाते हैं क्रेडिट। सो योर एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने से कम हो रहे हैं बच्चे, ये हो रहे हैं हमारे 10,000 से डिक्रीज। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10,000, क्योंकि क्वेश्चन में बाय लिखा है। बाय का सीधा सा मतलब ये है कि इतने से ही चेंज हो रहा है, तो चेंज वैल्यू ही रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अब यहाँ उन्होंने कहा कि आपके 50,000 की एक मशीनरी है, उसकी वैल्यू 10% से आपको रिड्यूस करनी है, 10% से रिड्यूस करनी है। तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000, तो 5,000 से आपके एसेट की वैल्यू फिर से कम हो गई। तो इसी तरीके से एंट्री करेंगे आप। सो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, a provision for doubtful debt at the rate 5% is to be created on the debtors of book value 40,000। आपके पास टोटल डेटर्स 40,000 है, उसमें से 5% डेटर्स पे आपको शक हो रहा है कि शायद पैसा ना मिले, तो यहाँ पर भी आपके लिए एक तरीके से क्या नुकसान ही, आप सोच रहे हो ना कि ऐसा नुकसान हो सकता है। तो रिवैल्यूएशन को आप क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे रिवैल्यूएशन को डेबिट। तो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चे आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ। अब 40,000 का 5% कितना हुआ हमारे पास, 2,000। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। एक इन्वेस्टमेंट जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है बुक्स में, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। ये तो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हमारा एक एसेट बढ़ रहा है। तो आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और फायदों में रिवैल्यूएशन हो जाता है क्रेडिट। बस इतना ध्यान रखो, फायदे में रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट, और नुकसान में उसको कर दो डेबिट। कितने से आपकी इन्वेस्टमेंट आई है आपके पास, 10,000 से। लो जी, ये काम भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अ क्रेडिटर ऑफ ₹1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। आपके पास 1,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको रिटर्न बैक का मतलब क्या है, उन्हें अब आपने पैसा नहीं देना, तो उन्हें आपको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर एक लायबिलिटी कम हुई है, और लायबिलिटी कम होना हमारे लिए फायदा है। तो फायदों के लिए रिवैल्यूएशन को आप करते हैं क्या, क्रेडिट। तो यहाँ पे जाएगा ये सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और कितने से हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है, 1,000 से। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमने एंट्रीज तो सारी कर दी हैं। अब बच्चा सोचता है भाई एंट्री तो हमारी सारी हो गई है, काम हमारा हो गया खत्म, और यहीं पर छोड़ देता है और अपना एक नंबर गवा देता है। बच्चे यहाँ पर ना, क्योंकि आपको पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकालना है, खुद डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन नहीं करेगा जनरल एंट्रीज के अंदर, बट ये काम आपको खुद करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवैल्यूएशन के डेबिट्स कितने हैं हमारे पास। अब रिवैल्यूएशन के मैं डेबिट्स देखूं तो 10,000, 5,000 यानी कि 15, यहाँ पे हो गए 2 यानी कि 17,000। आपके पास रिवैल्यूएशन डेबिट बैलेंस है 17,000। वहीं पे हम क्रेडिट्स चेक करें तो 12,000 और 10,000 22,000, 22,000 और 1,000 यानी कि 23। वहीं पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 23।
अब आप क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन के अंदर फायदे लिखते हैं और डेबिट साइड में नुकसान। फायदे ज्यादा है, नुकसान कम, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट कम, तो दैट मींस आपको हुआ है गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए जब आप यहाँ एंट्री करेंगे तो आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो आप एंट्री करेंगे क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस कम था, आपको अकाउंट क्लोज करना होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। भाई ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई है उसमें हमारे उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है, तो आप यहाँ पे सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। संगीताज कैपिटल अकाउंट, सरोज कैपिटल अकाउंट और शांतिज कैपिटल अकाउंट। कितने से बच्चे? अब देखिए आप जरा यहाँ पर आपके पास 23,000 का क्रेडिट है और 17,000 का डेबिट, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 6,000। दैट मीन 6,000 का जो प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कौन सी रेशो में? अपनी ओल्ड रेशो में। तो 6,000 इंटू 5/10, 6,000 इंटू 3/10, 6,000 इंटू 2/10, तो ये आएगा आपका 3,000, 1,800 और 1,200। बस हो गया। जर्नल एंट्रीज भी हमने यहाँ पे सीख ली। और जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो विच मीन्स कि आप अपनी बुक वैल्यूज चेंज करने जा रहे हो। नहीं ओपन करते तो वहां पर हम बुक वैल्यूज भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा देती हूँ जहां पे बुक वैल्यूज चेंज नहीं होती है। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन रिवैल्यूएशन का, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। पुनीत, रमित एंड अक्षित were partners sharing profits equally. Akshit retired on 1st April 2024. Puneet and Ramit decided to continue the business and share the profits in the ratio of 3:2. They also decided to give effect to the change in values of asset liabilities without changing their book values. अब यहाँ से हमें पता चल गया कि वो बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, इसका मतलब वो एडजस्ट करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे बुक वैल्यू भी दे रखी है, रिवाइज्ड वैल्यू भी दे रखी है और नीचे बोला भी है कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एंट्रीज नहीं करनी। एंट्रीज करनी होती, बुक वैल्यू चेंज करनी होती तो रिवैल्यूएशन से करते, बट ये काम नहीं करना है। तो अब हमें क्या करनी होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपके पास 3 पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर। अक्षित की रिटायरमेंट हुई है और यहाँ पर आपको उनकी न्यू रेशो भी दे रखी है। तो यहाँ ना आप इस इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन बनाएंगे ताकि हमें नेट इफेक्ट मिल सके। तो देखो बच्चे, यहाँ पर लैंड दे रखी है आपको। सबसे पहले लैंड आपके पास पहले 5,50,000 की थी, अब 8,50,000 की हो चुकी है। तो इसका मतलब 3 लाख से आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो एसेट की वैल्यू का बढ़ जाना हमारे लिए क्या होता है? फायदा होता है। तो हमने उस फायदे को लिखा पॉजिटिवली। फायदों को हम पॉजिटिव लिखेंगे और नुकसान को हम नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग आपके 2,50,000 से 2,10,000 की हो चुकी है, तो ये हमारे लिए एक नुकसान है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू हो रही है कम। एसेट की वैल्यू का कम होना हमारे लिए नुकसान होता है। 40,000 से ये मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर भी 1,70,000 के हो गए हैं। हमारे एक और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, कितने से? 30,000 से, तो ये भी हमने नेगेटिवली लिख लिया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यू पहले 5 लाख की थी और अब 4 लाख की हो चुकी है। एक और नुकसान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसकी वैल्यू भी हो रही है कम, कितने से? 1 लाख रुपए से। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 से 60,000 के हो गए हैं। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है, बड़ी खुशी हुई, फायदा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। अब आप कहेंगे मैम आपने ऊपर क्यों लिखा है ये? बच्चे मैं ना कोशिश करती हूँ कि जो पॉजिटिव बैलेंसेस है वो हम एक साथ लिखें, जो नेगेटिव बैलेंसेस है वो हम एक साथ लिखें। कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप पॉजिटिव बैलेंस के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया और नेगेटिव बैलेंस थोड़ा सा नीचे से लिख दिए। उसके बाद है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। पहले था ही नहीं, अब 5,000 का हो चुका है, तो ये हमारे लिए नुकसान है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आपकी लाइबिलिटी का बढ़ जाना कहलाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स वाले केस में लाइबिलिटी कम हो गई थी, यहाँ बढ़ गई है 5,000 से। अब हमें नेट इफेक्ट निकालना है। सो नेट इफेक्ट के लिए बच्चे आप देखो जरा, यहाँ है 3,10,000 पॉजिटिव बैलेंस
और यहाँ अगर मैं देखूं तो 1,75,000 का मुझे नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है। तो पॉजिटिव बैलेंस में से नेगेटिव बैलेंस अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर मुझे नेट इफेक्ट जो दिख रहा है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नेट पॉजिटिव इफेक्ट। सो बच्चे ये आ रहा है हमारे पास 1,35,000 का पॉजिटिव इफेक्ट, विच मीन्स यू विल कंसिडर दिस एज अ गेन ऑन रीवैल्यूएशन। बेसिकली आपके लिए गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, और गेन्स के लिए आप एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फिर से हमारे सामने क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें जानना है कि हमारे पास गेनिंग पार्टनर कौन है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पुनीत से। पुनीत की न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो है 1/3, एलसीएम लेंगे 15, 9 - 5, 4/15 गेनिंग। हम यहाँ पर ऑलरेडी इन दो रेशियो से निकालना सीख चुके हैं, सेम ही थी एक क्वेश्चन में भी। रमित के लिए हमारे पास क्या है, न्यू रेशियो 2/5 और उसकी ओल्ड रेशियो थी 1/3, एलसीएम लेंगे 15, 6 - 5, 1/15 गेन कर रहा है। आप चाहें तो अक्षित के लिए भी निकाल सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी इच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग होता है। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन लगती है कि सबका निकालना है तो बच्चे आप सबका निकाल सकते हो। तो गेनिंग रेशियो निकल कर आई है हमारे पास 4:1। चलिए अब एंट्री कर लेते हैं जो दो गेनिंग पार्टनर है हमारे, पुनीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर, अक्षित्स कैपिटल अकाउंट। अब मैम अमाउंट क्या आएगा, क्या पूरे 1,35,000 से हम एंट्री करेंगे? वही बात ना बच्चे, रिजर्व वाली, वहां भी जब एडजस्टमेंट कर रहे थे हम तो क्यों कर रहे थे, हमें सिर्फ यहाँ पर अक्षित को कॉम्पेंसेट करना है, क्योंकि हम अपने बुक फिगर्स चेंज नहीं करना चाहते, तो हम सिर्फ उसको उसका हिस्सा दे देते हैं, बाकी दोनों पार्टनर तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप 1,35,000 में से उसका कितना हिस्सा बनता है आप वो निकाल लो। उसका शेयर बिजनेस में कितना था, 1/3, तो उसका हिस्सा बना 45,000। तो उस 45,000 को आप बांटेंगे 4/5 पुनीत में, और 1/5 आप बांटेंगे किसमें, रमित में। तो ये आ जाएगा आपका, सो बच्चों ये आएगा 36,000 और 9,000। ठीक है। सो लो जी बच्चों, हमारे पास जर्नल एंट्री भी हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने करना सीख ली थी वैल्यूएशन में, जर्नल एंट्रीज भी हमने सीख ली है। सो आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। आज हम लोगों ने कवर अप किया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट, एज वेल एज रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी। दोनों ही चैप्टर्स में सेम है, बट ज्यादातर ये दोनों ही टॉपिक रिटायरमेंट में ही पूछे जाते हैं। आप अगर डेथ वाले चैप्टर में देखेंगे तो वहां पर आपको इसके क्वेश्चन दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा अपने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, और अब हम इसके एंडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।